वेलकम टू सिविल्स फोड़ो। आज हम यूपीएससी पीवाईक्यू सीरीज के अंदर पॉलिटी के अंदर यूनियन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर का थर्ड वीडियो देखने वाले हैं। राइट, थर्ड वीडियो। दो वीडियो ऑलरेडी हो चुके हैं, आप वो दोनों भी देख सकते हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है इसके अंदर, और इसके अंदर एक्चुअली काफ़ी क्वेश्चन है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन एग्जीक्यूटिव, यूनियन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर से पूछे जाएंगे। सो कुछ 150 के पास है। आज हम 60 पे पहुंच रहे हैं। राइट, 3 वीडियो में 60 तक पहुंच पा रहे हैं। अगले वाले वीडियोस जो होंगे थोड़े लंबे होंगे, तो उसमें हम जल्दी जल्दी कवर करेंगे। पर यहाँ पे ये थर्ड वीडियो है। थर्ड वीडियो के अंदर हम कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। और जो लोग भी पहली बार देख रहे हैं तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप पीछे वाले वीडियोस जरूर देखें। आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा वो, क्योंकि उसमें एक तो रिवीजन हो जाएगा, प्लस आपको ये भी पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि जब आप पढ़ते हैं या फिर रिवाइज करते हैं, यू डो नॉट रियली अंडरस्टैंड कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्या डेप्थ होगा क्वेश्चन का, क्या वैरायटी होगी। मोस्ट ऑफ द पीपल डो नॉट अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, इसकी वजह से वो कुछ भी पढ़ते रहते हैं, कोई भी रैंडम नोट्स उठा के पढ़ते रहते हैं। दैट शुड नॉट हैपन। राइट, आपकी जितनी भी तैयारी है सब की सब पीवाईक्यू के लाइन पे ही चलनी चाहिए। जो भी आपकी पीवाईक्यू है उसी के बेसिस पे चलनी चाहिए। राइट, तो आपको एक सही डायरेक्शन मिलेगा। अदरवाइज यू विल गेट लॉस्ट, क्योंकि सिलेबस इतना बड़ा है और इतना सारा कुछ है पढ़ने को। एंड द गुड पार्ट एंड द बैड पार्ट ऑल्सो इज दैट कि जो भी आप बाहर से कुछ भी पढ़ेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अननेसेसरी है, वो इंटरेस्टिंग भी लगेगा आपको। राइट, इसी वजह से बहुत सारे लोग जो है, मैं भी बहुत सारी किताबें ऐसे पढ़ लेता था जिसकी जरूरत नहीं होती थी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो पीवाईक्यूज के साथ चलना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पीवाईक्यूज के साथ नहीं चलते हैं, दैट मीन्स यू आर मिसिंग समथिंग इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन और ये 31st है इस सीरीज का। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एक्सक्लूसिव पावर्स ऑफ लोकसभा। लोकसभा का एक्सक्लूसिव पावर के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, टू रेटिफाई द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी। ऐसा तो नहीं, राज्यसभा में भी तो जाता ही है बिल, है ना। सो ये तो नहीं होगा। टू पास ए मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट, यस। नो कॉन्फिडेंस का जो राइट है वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के पास है, राज्यसभा में उसका कुछ है ही नहीं। ठीक है, सो ये बिल्कुल सही है। टू इम्पीच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अगर इम्पीचमेंट होनी है प्रेसिडेंट की, सो ऑब्वियसली राज्यसभा एंड लोकसभा दोनों से ही वो मोशन पास होगा। ठीक है, सो पॉइंट इज कि इसमें सिर्फ वन गलत है एंड 2 3 सही है। तो क्या पूछ रहा है, सॉरी ओनली 2 सही है, तो बी सही हो जाएगा। क्या पूछा है, करेक्ट पूछा है ना, गलत तो नहीं पूछा। करेक्ट आंसर तो बी। बी इज द राइट आंसर। और ये काफी इजी है, आई थिंक ये मुश्किल नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग इस बात को इजीली समझ जाएंगे कि ये क्वेश्चन जो है वो इट वाजंट डिफिकल्ट, ये इजी क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट पे आते हैं एंड नेक्स्ट देखते हैं। ये तो इजी था। नेक्स्ट है, हाँ, कुछ इमरजेंसी चीज, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जैसे इमरजेंसी प्रोविजन। आर्टिकल 352 में लिखा हुआ है, इमरजेंसी का मतलब ही होता है नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, सो आर्टिकल 352 में लिखा हुआ है मेजोरिटी चाहिए। अब देखो इसमें ना, जैसे प्रेसिडेंट को, यहाँ पे दो चीजें हैं, यहाँ पे तीन चीजें हैं एक्चुअली। इमरजेंसी के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन एंड प्रेसिडेंट। देखो इमरजेंसी एंड नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए सिमिलर आपको एग्जैक्टली सेम मेजोरिटी चाहिए। प्रेसिडेंट को इम्पीच करने के लिए जो मेजोरिटी, उसको भी स्पेशल मेजोरिटी ही कहते हैं, पर वो डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है कि यहाँ पे 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। यहाँ पे 2/3 चाहिए टोटल मेंबरशिप का। भले सीट्स खाली हो, कुछ भी हो, डज नॉट मैटर। अगर लोकसभा में है 545 सीट्स है तो उसका 2/3 मेजोरिटी होना चाहिए मिनिमम, मतलब उतने वोट्स होने चाहिए इन फेवर ऑफ, अगर आप प्रेसिडेंट को इम्पीच करना चाहते हैं तो। राइट, वेर इज यहाँ पे 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, जितने लोग आए हैं उसके 2/3 होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे भी इमरजेंसी में भी सेम चीज़ है, पर यहाँ पे जो जो मेजोरिटी चाहिए वो अलग हो जाती है। ठीक है, सो यहाँ पे जो मेजोरिटी है आपको इमरजेंसी के लिए 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, जो हमें चाहिए था। मस्ट बी अप्रूव्ड इन बोथ द हाउसेस, ये तो आपको पता ही है कि इमरजेंसी अगर है सो बोथ द हाउसेस में वो पास होना चाहिए, अदरवाइज वो इमरजेंसी विल नॉट सस्टेन। है ना, 1 महीने के अंदर इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन के 1 महीने के अंदर वो बिल पास हो जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद कहता है एक बार पास हो गया तो 6 मंथ्स तक ये चलेगा। 6 मंथ्स के पहले इसको छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं, मतलब फर्दर एक्सटेंशन की जरूरत नहीं। आफ्टर 6 मंथ्स इट नीड्स फर्दर एक्सटेंशन। ठीक है, उसके लिए जो कुछ नहीं करना, बस एक रिजोल्यूशन पास कराना होगा। ठीक है, लोकसभा में एंड राज्यसभा में, ऑफ कोर्स दोनों में एक रेजोल्यूशन पास कराना होगा जो कि ये बताएगा कि हमें इमरजेंसी को कंटिन्यू करना है। ठीक है, दिस रेजोल्यूशन के लिए भी जो मेजोरिटी चाहिए वो भी स्पेशल मेजोरिटी ही चाहिए।
ठीक है, सिंपल मेजोरिटी से ही ये एक्सटेंशन नहीं मिलेगा इसको। और इस तरीके से आप एक्सटेंड करते हुए आप इनफाइनाइट टाइम तक आप इमरजेंसी कंटिन्यू कर सकते हैं कंट्री के अंदर। ठीक है, ये है इमरजेंसी प्रोविजन। उसके बाद आता है कि इमरजेंसी को प्रेसिडेंट किसी भी टाइम रिवोक कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए लोकसभा से पूछने की भी जरूरत नहीं है। प्रेसिडेंट विल साइन एन ऑर्डर एंड इमरजेंसी विल बी रिवोक्ड। ठीक है, तो ऑब्वियसली प्रेसिडेंट अगर करेंगे तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बेसिस पे ही करेंगे, उन्हीं के रिकमेंडेशन पे, प्राइम मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पे। अदरवाइज प्रेसिडेंट का तो इंडिपेंडेंट स्टैंड नहीं है। ठीक है, इमरजेंसी वगैरह के केस में एवरीथिंग प्रेसिडेंट डज इज that thing happens on the basis of the recommendation given by the prime minister. ठीक है, because prime minister is the one who brings the votes. ठीक है, उन्हीं के वोट्स के ऊपर सरकार बनी है, तो उनका रिकमेंडेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। हाँ, इसी में और भी यही सारी चीजें जो मैंने भी बताई। फॉर फर्दर कंटिन्यूएशन पार्लियामेंट मस्ट पास ए रेजोल्यूशन बाय स्पेशल मेजोरिटी। और ये वही मेजोरिटी है स्पेशल जो अभी इसको इमरजेंसी को कंटिन्यू आई मीन प्रोक्लेमेशन के लिए चाहिए थी, सेम मेजोरिटी। ठीक है, प्रेसिडेंट कैन रिवोक द इमरजेंसी एट एनी टाइम, पार्लियामेंट्री अप्रूवल इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, ये भी मैंने बता दिया कि प्रेसिडेंट को अगर इमरजेंसी रिवोक करना है तो पार्लियामेंट्री अप्रूवल इज नॉट रिक्वायर्ड, ही विल जस्ट साइन एन ऑर्डर और प्रेसिडेंट इमरजेंसी खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद लोकसभा टू कैन पास ए रेजोल्यूशन बाय सिंपल मेजोरिटी। ठीक है, लोकसभा भी इमरजेंसी को खत्म कर सकता है और उसके लिए राज्यसभा में जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ लोकसभा एक सिंपल मेजोरिटी से एक रेजोल्यूशन पास करेगा कि हमें इमरजेंसी कंटिन्यू नहीं करना है। ठीक है, कंटिन्यू नहीं करना इज इजी। आप इमीडिएटली प्रेसिडेंट भी रिवोक कर सकते हैं इमरजेंसी को, पार्लियामेंट सॉरी लोकसभा में भी एक सिंपल मेजोरिटी से एक रेजोल्यूशन पास किया जाएगा एंड इमरजेंसी विल बी रिवोक्ड। लेकिन अगर कंटिन्यू करना है तो उसके लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, सबकी सबकी नहीं, मतलब मेजोरिटी लोगों की सहमति चाहिए, देन ओनली यू कैन कंटिन्यू द इमरजेंसी। ठीक है, सो डिसकंटिन्यूएशन के लिए सिंपल मेजोरिटी, कंटिन्यूएशन के लिए स्पेशल मेजोरिटी। ठीक है, ये बात आई थिंक क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट है, ये अच्छा सवाल है। विथ रेफरेंस टू डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एज पर द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा द इलेक्शन ऑफ डेप्यूटी स्पीकर शैल बी हेल्ड ऑन डेट फिक्स्ड एज बाय स्पीकर में फिक्स। ठीक है, कह रहा है कि स्पीकर जिस डेट को फिक्स करेंगे उसी डेट को डेप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन होगा। लेट्स सी, आई विल जस्ट हैव अ वाटर। Okay, so this question says, as per the rules of procedure and conduct of business in Lok Sabha, the election of deputy speaker shall be held on such date as speaker may fix. मतलब deputy speaker के जो election का date है, speaker will fix it. First statement says. ठीक है, दूसरा कहता है there is a mandatory provision that the election of the candidate as deputy speaker of Lok Sabha shall be from either the principal opposition party or the ruling party. देखो ऐसा तो कोई बात भी नहीं है। सबसे पहले तो जो डेप्यूटी स्पीकर है इसका इलेक्शन, ये तो बात सही है कि डेप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन जो है वो स्पीकर फिक्स करेगा। एक और चीज है कि when speaker resigns he does not submit his resignation to the president। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। स्पीकर when speaker resigns he does not submit his resignation to the president, he submits his resignation to the deputy speaker। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है कि हम अपना रेजिग्नेशन अपने सीनियर को देते हैं कि भैया हम नहीं काम करेंगे, अपना देख लो। ठीक है, जिसे करवाना है करवाओ, क्योंकि लोकसभा में बहुत सारे लोग शोर शराबा करते हैं और लोग मेरी बात भी नहीं सुनते हैं। राइट, तो इस तरह की बात अगर हो जाए तो इन दैट केस स्पीकर विल सबमिट हिज रेजिग्नेशन टू द डेप्यूटी स्पीकर, नॉट टू द प्रेसिडेंट। ठीक है, और ये इस क्वेश्चन पे काफी लोग कंफ्यूज होते हैं। सो ये बात आपको ध्यान रखना है, स्पीकर हमेशा डेप्यूटी स्पीकर को देंगे रेजिग्नेशन। राइट, दूसरी बात है कि
यहाँ जो कहा जा रहा है कि डेप्यूटी स्पीकर जो है वो डेफिनेटली वो मतलब प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी से आना चाहिए या फिर किसी और रूलिंग पार्टी से आना चाहिए। दिस इज नॉट देयर। लोग चुनते हैं, वहां पे वोटिंग होती है, जो भी चुना जाएगा वो डेप्यूटी स्पीकर बन जाएगा। एंड ऑब्वियसली वो रूलिंग पार्टी का बनने के ज्यादा चांसेस हैं, बिकॉज रूलिंग पार्टी की मेजोरिटी है। ठीक है, तो वो डेप्यूटी स्पीकर भी अपनी पार्टी का चुन सकते हैं, दूसरे लोग चाहे तो दूसरा भी बना सकते हैं। सो दिस इज रॉन्ग। ठीक है, और दूसरा जैसे ही गलत हो जाता है तो ये दोनों तो गलत हो गए। ठीक है, अब इन दोनों में से देखना है हमें, यानी कि थर्ड तो सही है। 1 और 4 में से चेक करना है, 1 को सही लग रहा है, पहले ही 4 चेक कर लेते हैं। द वेल एस्टैब्लिश्ड पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ डेप्यूटी स्पीकर इज दैट द मोशन इज मूव्ड बाय द स्पीकर एंड ओनली एंड ड्यूली सेकेंडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। As per the rules of procedure or conduct of business in Lok Sabha, the election of deputy speaker shall be held on such date fixed by speaker date as the speaker may fix. The well-established parliamentary practice regarding the appointment of deputy speaker is that the motion is moved by the speaker and duly seconded by the prime minister. प्राइम मिनिस्टर का ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर का नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा और ये सही होगा। सो इन दैट केस 1 and 3 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर का ऐसा कोई रोल थोड़े है। प्राइम मिनिस्टर इज जस्ट कह सकते हैं कि एक अलग से, प्राइम मिनिस्टर का तो एक्चुअली कोई स्पेस ही नहीं है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में। ही इज जस्ट द लीडर, द चीफ लीडर। पर लोकसभा के अंदर जस्ट ही जस्ट अ मेंबर। ठीक है, सो इन दैट केस जो प्राइम मिनिस्टर वाला सीन है वो गलत कर देगा इसको, अदरवाइज पहला सही है। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये भी 2022 में पूछा गया है। Attorney General of India and Solicitor General of India are the only officers of the government who are allowed to participate in the meetings of the Parliament of India. अब देखो यूपीएससी में आपको पता ही है कि जैसे ओनली वाला वर्ड आ जाता है आप उसको गलत कर देते हैं। According to the Constitution of India, the Attorney General of India submits his resignation when the government which appointed him resigns. ठीक है, ठीक है, सबमिट्स हिज रेजिग्नेशन। ऑल राइट, दो चीजें हैं यहाँ पे और दो बहुत ही बारीकी से बनाया गया है सवाल, मतलब दोनों स्टेटमेंट। क्या कहता है पहला स्टेटमेंट, दैट अटॉर्नी जनरल एंड सॉलिसिटर जनरल। कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं यहाँ पे बता दूं कि अटॉर्नी जनरल, जो मोस्टली इस बात में लोग गलत करेंगे, अटॉर्नी जनरल, जनरल आर्टिकल 76 इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है, अटॉर्नी जनरल इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अटॉर्नी जनरल का मतलब है कि ही इज द परमानेंट काउंसिल ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट का एक अपना वकील होगा एंड दैट वकील इज कॉल्ड अटॉर्नी जनरल। ठीक है, ये है आर्टिकल 76 में मेंशन, एंड आर्टिकल 76 में की वजह से ये बन जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। वेयर जो सॉलिसिटर जनरल है वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन ही नहीं है। ठीक है, सो अक्सर हमें क्या लगता है कि सिंस अटॉर्नी जनरल इज देयर, सॉलिसिटर जनरल इज देयर, सो सॉलिसिटर जनरल जो है वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होना चाहिए। बट द रियलिटी इज कि सॉलिसिटर जनरल इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, इट इज एन स्टैट्यूटरी पोस्ट। ठीक है, तो सॉलिसिटर जनरल का जो पोस्ट है वो स्टैट्यूटरी है। ठीक है, तो ये बात अभी तक नहीं डाली गई है क्वेश्चन में, और ये बात आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा, देयर इज अ गुड चांस। ठीक है, सो सॉलिसिटर जनरल इज स्टैट्यूटरी पोस्ट, स्टैट्यूटरी पोस्ट। ठीक है, एक एक्ट है उसके अंदर बनाया गया है। अभी सारे डिटेल देख लेंगे। सो द फर्स्ट डिस्टिंक्शन इज कि अटॉर्नी जनरल इज कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, सॉलिसिटर जनरल इज नॉट। ठीक है, दूसरी बात कि जो भी अटॉर्नी जनरल है, जो सरकार का वकील है, उसको कंट्री के किसी भी कोर्ट में जा करके हेयरिंग का राइट है। ठीक है, तो किसी भी कोर्ट में जा सकते हैं। सॉलिसिटर जनरल को बनाया गया है अटॉर्नी जनरल को की हेल्प के लिए, असिस्टेंट के फॉर्म में। ठीक है, सो इन दोनों को तो है ही, लेकिन एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भी होते हैं। सो उन इन दैट केस उनको भी राइट है। तो ओनली जैसे ही लिख दिया है उसकी वजह से ये स्टेटमेंट तो हो जाएगा गलत। ठीक है, उसके बाद यहां पे है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सबमिट्स हिज रेजिग्नेशन व्हेन द गवर्नमेंट विच अपॉइंटेड हिम रिजाइंस। देखो, गवर्नमेंट जो है वही अपॉइंट करती है। ठीक है, पर अटॉर्नी जनरल का जो पोस्ट है वो ही डजंट सबमिट, ही डजंट रिजाइन, प्रेसिडेंट रिमूव्स हिम। ठीक है, प्रेसिडेंट कभी भी उनको हटा सकते हैं, क्योंकि ही सर्व्स टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। जब तक प्रेसिडेंट चाहेगा, मतलब कि प्लेजर ऑफ द कैबिनेट, राइट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो जब तक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को लगेगा कि दिस गाइ इज हेल्पिंग अस, ही इज डूइंग आवर वर्क, ही विल बी देयर।
अदरवाइज ही विल बी रिमूव्ड। ठीक है, और उसके रिमूवल के लिए कोई प्रोसीजर नहीं दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। ही विल सिंपली बी रिमूव बाय द प्रेसिडेंट, सिंपल कि प्रेसिडेंट के प्लेजर पे हिज सर्विस डिपेंड्स। ठीक है, सो कि रेजिग्नेशन सिंस द गवर्नमेंट क्या बोलता है, ऑफ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सबमिट्स हिज रेजिग्नेशन व्हेन द गवर्नमेंट व्हिच अपॉइंटेड हिम रिजाइंस। मतलब सरकार अगर रिजाइन करती है तो ये भी ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, प्रेसिडेंट के, अगर प्रेसिडेंट चाहते हैं तो ही विल कंटिन्यू। सो ये गलत हो जाएगा, अगेन ये भी गलत, दोनों गलत, तो डी नीदर। ये एक बहुत ही अच्छा सवाल था, कॉन्सेप्चुअली इसमें डेप्थ था, लेयर्ड था। ठीक है, कई सारी बातें इसमें लिखी गई हैं और बहुत ही फाइन ट्यूनिंग के साथ यहाँ पे लिखा गया है, और आप इसको मोस्टली मिस करते हैं क्योंकि स्टूडेंट जब पढ़ते हैं उस समय इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते, और जो नोट्स भी बनाए जाते हैं उसके अंदर भी इतना ज़्यादा फाइन डिटेल्स नहीं होता। ठीक है, which among the following is are the functions of the cabinet secretariat? कैबिनेट सेक्रेटेरिएट का फंक्शन क्या है? ठीक है, और ये अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये गवर्नेंस का क्वेश्चन है एक्चुअली। आपको ये सब कुछ नहीं मिलेगा, पॉलिटी लक्ष्मीकांत में तो नहीं मिलेगा, ये सब गवर्नेंस वाले उसमें मिलेगा किसी बुक में। ठीक है, क्या कहता है? टू इंश्योर इंटर मिनिस्टीरियल कोऑर्डिनेशन। कैबिनेट सेक्रेटरी का मतलब क्या है कि कैबिनेट सेक्रेटेरिएट मतलब कि कैबिनेट जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं उनको एक स्टाफ असिस्टेंस चाहिए क्लरिकल जॉब के लिए। ठीक है, रिपोर्ट बनाने के लिए, कोई लेटर है, कुछ भी है, फाइल है, जो कुछ भी है, वो उस सब के लिए एक सेक्रेटेरिएट है। उस सेक्रेटेरिएट का जो हेड होगा वो टॉप मोस्ट हाईएस्ट ऑफिसर होगा। ठीक है, सीनियर मोस्ट हाईएस्ट ऑफिसर, क्योंकि ही नोज एवरीथिंग। तो उन सबको, सारे मिनिस्ट्रीज को एक साथ लेके चलना, और उन सारे सेक्रेटेरिएट को, सेक्रेटेरियल जॉब को, टास्क को एक साथ कोऑर्डिनेट करना, सिंक्रोनाइज करना, फॉर दैट टास्क सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर इज देयर। ठीक है, कैबिनेट सेक्रेटरी जिसको कहते हैं। सो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में टू इंश्योर इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन, सो दैट इज ट्रू, ये तो कॉमन सेंस से पता चल जाएगा। सेकंड क्या कहता है? मैनेजमेंट ऑफ मेजर क्राइसिस सिचुएशंस इन द कंट्री। अब ये इसमें आप डाउट हो सकता है कि मेजर क्राइसिस सिचुएशन में व्हाट विल द सेक्रेटेरिएट डू, पर इट इज देयर, क्योंकि जब भी कोई क्राइसिस आएगा तो बहुत सारे मिनिस्ट्रीज को कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। ठीक है, अलग अलग मिनिस्ट्रीज को कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, इन दैट केस कैबिनेट सेक्रेटेरिएट इज वेरी हैंडी। ठीक है, सो ये भी सही है, सो इसमें दोनों ही सही है एक्चुअली। ठीक है, सो सी इज द राइट आंसर। कुछ डिटेल इस पे होगा। नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, ये एक नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी है, जिसका हेड जो होते हैं वो कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं। ही इज एक्चुअली टास्क विथ मैनेजिंग दिस क्राइसिस सिचुएशन। ठीक है, ये जो बात यहाँ पे डिस्कस की जा रही है, सही है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? अ सेंसर मोशन, अगेन अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ठीक है, सेंसर मोशन एंड नो कॉन्फिडेंस मोशन में एक्चुअली बहुत सारे लोगों को डाउट होता है, और इसी वजह से ये पूछा जा रहा है, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में क्या है, जहां पे आपको डाउट होगा वहीं से क्वेश्चन बनाया जाएगा। ठीक है, सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? अ सेंसर मोशन कैन बी मूव्ड अगेंस्ट अ सिंगल मिनिस्टर ऑफ द और द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। एग्जैक्टली ट्रू। सेंसर मोशन जो है, नॉन अनलाइक नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है, वो पूरे के पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट फाइल किया, आई मीन रेज किया जाएगा। ठीक है, पर जो सेंसर मोशन है वो किसी एक मिनिस्टर के अगेंस्ट भी, या फिर एक ग्रुप के, या फिर पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट भी रेज किया जा सकता है। सो इन दैट केस दिस इज, सॉरी, दिस इज ट्रू, दिस इज नॉट रॉन्ग, दिस इज ट्रू। ठीक है, दिस इज ट्रू। A censor motion can be moved against a single minister of the council or of the council of ministers. That is true. A motion of no confidence cannot be moved against the prime minister alone. That is true. प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं होता, ये पूरा का पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट होगा, और द मोमेंट इट इज पास्ड नो कॉन्फिडेंस मोशन, गवर्नमेंट रिजाइंस। ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन का पास होने का मतलब ही है कि आपकी सरकार का कॉन्फिडेंस नहीं है पार्लियामेंट में, एंड दैट इज द रीजन यू मस्ट रिजाइन। कोई और सरकार बनाएगा जिसको कॉन्फिडेंस होगा। कॉन्फिडेंस कहने का मतलब नंबर्स, आपके पास एमपीज नहीं है। ठीक है, अगर स्टेट असेंबली की बात करें तो आपके पास एमएलएज नहीं है। अगर आपके पास एमएलएज कम होंगे तो जाएंगे। अब जैसे कोई एक मान लो कि 205 चाहिए सरकार बनाने के लिए, एमपी एमएलएज। ठीक है, किसी पे 205 तो काफी ज्यादा हो गया, इतना तो हो भी नहीं सकता। मान लीजिए ना कि 97 चाहिए सरकार बनाने के लिए किसी स्टेट असेंबली में, राइट? और आपके पास, मैं सरकार बनाऊं और मेरे पास 100 एमएलएज हैं, ये सरकार कितने दिन चलेगी? ये सरकार एक महीना नहीं चल पाएगी।
ठीक है, क्योंकि इसमें से किसी ने दो चार मंत्रियों को इस्तीफा दिला दिया या फिर डिफेक्शन हो गया तो मैटर इज डन, सरकार गिर जाएगी। सो इसलिए ये जो थिन मार्जिन होता है ना, इसमें सरकार गिरने के चांसेस होते हैं। सो दैट इज रीजन कि फिर यहाँ में से जो दूसरी पार्टीज विनर्स होंगे उसमें से किसी ग्रुप को इसमें मिलाया जाएगा ताकि इनके पास एक क्लियर मेजोरिटी हो, ठीक है, एक मार्जिन हो, ताकि उनकी सरकार को हिला डुला ना सके कोई आसानी से, राइट। चलिए अगला देखते हैं। अच्छा इसमें तो अभी और देखना है। अगला क्या स्टेटमेंट है, अ सेंसर मोशन कैन नॉट बी मूव्ड अगेंस्ट द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये गलत हो जाता है भैया, गलत ही पूछा है क्या, गलत ही तो पूछा है, क्योंकि दो तो पहले सही हो गए। अ सेंसर मोशन कैन बी मूव्ड अगेंस्ट ए ग्रुप ऑफ, यस, ये सही है, सी इज रॉन्ग, इसलिए सी ही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसने गलत स्टेटमेंट पूछा है कि गलत स्टेटमेंट बताइए भैया कौन सा है। ठीक है, तो सी इज आर राइट आंसर। ठीक है, इसके इसके बारे में ये लक्ष्मीकांत से ही मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया है। ठीक है, अब ये देख सकते हैं, सेंसर मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन। ठीक है, इट शुड स्टेट द रीजन फॉर, हाँ ये भी एक बड़ा रीजन है, आई मीन डिफरेंस है कि सेंसर मोशन में देयर हैज टू बी द रीजन स्पेसिफाइड, किस वजह से आप फाइल कर रहे हैं। ठीक है, सेंसर मोशन, वेयर एज नो कॉन्फिडेंस मोशन में रीजन स्टेट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है, इट कैन बी मूव्ड अगेंस्ट एन इंडिविजुअल मिनिस्टर और ए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स और द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। यहाँ पे सिर्फ एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट ही आप फाइल कर रेज कर सकते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन। ठीक है, नेक्स्ट है, इट इज मूव फॉर सेंसरिंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फॉर स्पेसिफिक पॉलिसीज एंड एक्शन, एंड दिस इज द रीजन वाई, यहाँ पे इसका रीजन बताना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे जस्ट आपको कॉन्फिडेंस दिखाना है कि आपके पास नंबर्स हैं कि नहीं। इट इज मूव टू फॉर असर्टेनिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ लोकसभा इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कि जो सरकार चल रही है उसमें लोक पार्लियामेंट मतलब लोकसभा का कॉन्फिडेंस है कि नहीं, नंबर्स उनके पास है कि नहीं। ठीक है, इट इज पास्ड इन द लोकसभा, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नीड नॉट रिजाइन फ्रॉम द ऑफिस। सेंसर मोशन अगर पास हो जाता है तो आपको रिजाइन करने की जरूरत नहीं है, पर अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाए तो भैया आपकी तो सरकार गई। ठीक है, आपकी सरकार चली गई। नेक्स्ट है, which of the following statements about the committee on public undertaking is are correct। public undertaking की बात हो रही है। ठीक है, public undertaking से हमेशा याद रखना पीयूसी। ठीक है, सो पीयूसी नहीं, पब्लिक अंडरटेकिंग कंपनीज, हाँ पीयूसी ही तो कहते हैं। देर आर मोर मेंबर्स फ्रॉम द राज्यसभा देन लोकसभा इन द कमिटी। देखो, पब्लिक अंडरटेकिंग जो है वो करता क्या है, जो भी हमारे पास बिजनेसेस है जो सरकार रन करती है, ठीक है, पब्लिक एंटरप्राइजेस, तो उसको उसके ऑडिट के लिए पब्लिक अंडरटेकिंग्स, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स होती है, राइट। अब ऐसे सोचो कि अगर मान लो उसके अंदर मेंबर्स होंगे भी तो लोगों के मतलब लोकसभा के ज्यादा होने चाहिए ना, राज्यसभा के क्यों होगा ज्यादा। ठीक है, सो दिस इज रॉन्ग। द चेयरपर्सन ऑफ द कमिटी इज अपॉइंटेड बाय द स्पीकर, यस दैट इज ट्रू। सो ओनली बी इसका आंसर होगा, इसके बारे में कुछ डिटेल होंगे। द कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स क्रिएटेड इन 1964, ठीक है, उसके पहले नहीं था। रिकमेंडेड बाय कृष्णा मेनन कमेटी, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, स्टेट एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, वैसे यूपीएससी तो ये सब चीजें नहीं पूछती, स्टेट एग्जाम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है, तो कृष्णा मेनन कमेटी पब्लिक अंडरटेकिंग्स के लिए इंपॉर्टेंट है। 22 मेंबर्स, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। ठीक है, इलेक्टेड एवरी ईयर, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी है तो हर साल इलेक्शन होगा, थ्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, इसका जो चेयरमैन होगा दैट विल बी अपॉइंटेड बाय द स्पीकर। ठीक है, अब मिनिस्टर कैन नॉट बी, अब ऑब्वियसली क्योंकि मिनिस्ट्री के मिनिस्टर्स के हाथ में ही वो मिनिस्ट्री होगी, तो अगर वही मेंबर बन जाए तो सारा बैलेंस, वो क्या कहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, सो इसलिए कोई भी मिनिस्टर इसमें मेंबर नहीं बन सकते। द चेयरमैन इज अपॉइंटेड बाय द स्पीकर फ्रॉम अमंग्स इट्स मेंबर, ड्रॉन फ्रॉम द लोकसभा ओनली, यानी कि जो चेयरमैन होगा वो लोकसभा के ही होंगे, लोकसभा के ही मेंबर होंगे जो भी चेयरमैन होगा। ठीक है, सो दिस इज द डिस्टिंक्शन। ठीक है, और ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात कि चेयरमैन जो है वो लोकसभा के स्पीकर अपॉइंट करते हैं फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा ओनली। दूसरी बात कि कृष्णा मेनन कमेटी के ऊपर बनाया गया था ये। ठीक है, मिनिस्टर कैन नॉट बी द मेंबर। ठीक है, उसके बाद है इलेक्टेड एवरी ईयर, ये तो है ही, स्टैंडिंग कमेटी है तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। 22 मेंबर्स होते हैं, 15-22 का रेशियो है। ठीक है, 1964 में ये दैट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बस ये चीज़ है, तो उसकी वजह से हमारा बी सही हो जाएगा और फर्स्ट गलत हो जाएगा तो बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? कमिटी ऑन एस्टिमेट्स, ठीक है, इज एन एड हॉक कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट। कमिटी ऑन एस्टिमेट जो है ये एक स्टैंडिंग कमिटी है, तो इसलिए एड हॉक वाला स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा पहले ही, तो ये गलत हो जाएगा। कमिटी ऑन रेलवे कन्वेंशन इज एन स्टैंडिंग कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट। रेलवे कन्वेंशन की बात कर रहा है तो ये सब एड हॉक कमिटी है, तो ये भी गलत हो जाएगा। सो डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर, ठीक है। ये कुछ स्टैंडिंग कमिटीज हैं, फाइनेंशियल कमिटी, फाइनेंशियल कमिटीज, पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटी के अंदर एस्टिमेट कमिटी आता है, ये सारी हैं, ठीक है। एडहॉक के मैंने नाम नहीं लिखे हैं, कुछ एडहॉक होते हैं, स्टैंडिंग्स आर मोर इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पब्लिक अकाउंट कमिटी पीएससी ऑफ द पार्लियामेंट, अभी हमने अंडरटेकिंग देखा, एस्टिमेट देखा, पब्लिक अकाउंट कमिटी आ गया, is not correct. It examines the finance account of the government of India. Finance accounts of the government of India. 15 members of the, अच्छा पूछ रहा है कि कौन सा गलत है, वो पूछा ना शायद, क्योंकि पहले ही तो हमें सही लग गया, ये तो सही है। 15 members of the Lok Sabha of the committee are elected from Lok Sabha among its members, ये भी सही है, ये भी सही है। The chairperson of the committee is elected by its members, नहीं, यही बात गलती हो जाती है। चेयरमैन का इलेक्शन नहीं होता, अपॉइंटमेंट होती है। In case member of any other committee constituted by the government is elected to the PSC, the Speaker of the Lok Sabha decides whether he should continue to be a member of the former committee. Okay. In case a member of any other committee, okay. Member of any other committee. I thought, okay. सबसे पहली बात कि मिनिस्टर तो इसका कोई मेंबर नहीं हो सकता इस कमेटी का, पर अगर किसी दूसरी कमेटी का मेंबर भी इस कमेटी का भी मेंबर हो जाए, सो इन दैट केस लोकसभा स्पीकर विल डिसाइड, ठीक है। सो दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू। सो सी इज द राइट आंसर, क्योंकि सी गलत है, गलत ही पूछा है। द चेयरपर्सन जो है इसका, वो इलेक्टेड नहीं होते, नॉमिनेटेड होते हैं, लोकसभा स्पीकर नॉमिनेट से। Which one of the following statement about the money bill is not correct? Money bill के बारे में पूछा है अगेन 2022 का CDS का। Money bill cannot be introduced in the Council of States. Absolutely right. Council of State का मतलब क्या? राज्यसभा, ठीक है। Council of State का मतलब राज्यसभा। एक और चीज मैं बता दूं कि राज्यसभा, जैसे मुझे याद आ गया अभी, कि राज्यसभा के अगर आप ओरिजिन देखो तो इसका ओरिजिन हमारे 1950 से नहीं है, ठीक है। 1950 में वी बिकेम रिपब्लिक, लेकिन राज्यसभा जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक मॉन्टेक चैम्सफोर्ड रिफॉर्म कहते हैं 1919, इसी में होता है राज्यसभा का, यानी बाइकैमरलिज्म का जो सिस्टम है वो इसी से निकल के आता है, और इसी से सेंट्रल लेवल पे राज्यसभा यानी कि अपर हाउस बनाया जाता है। उसमें राज्यसभा हाउस को नहीं कहा जाता, अपर हाउस कहा जाता है, ठीक है। सो उसमें 60 मेंबर्स होते हैं, उसमें से 34 होंगे आपके इलेक्टेड और 26 होंगे नॉमिनेटेड, ठीक है। ये, और इसी का नाम आगे चल के राज्यसभा बनेगा, लेकिन राज्यसभा से पहले इसका नाम होता है काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ठीक है। काउंसिल ऑफ स्टेट्स इसका नाम होगा, उसके बाद इसका नाम बदल के राज्यसभा किया जाएगा, ठीक है। सो आगे, मनी बिल कैनॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ये तो बिल्कुल ही सही है। द काउंसिल ऑफ स्टेट्स हैज नो पावर टू रिजेक्ट और अमेंड द मनी बिल, ऑफ कोर्स, ठीक है, लेकिन अमेंड की बात भी कर रहा है। द स्पीकर ऑफ द लोकसभा हैज द सोल एंड फाइनल पावर इन डिसाइडिंग वेदर, ये तो बिल्कुल सही है। द काउंसिल ऑफ स्टेट हैज नो पावर टू डिस्कस द, ये ठीक है, यही गलत है। और वही क्या पूछा है? नॉट करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मनी बिल इज नॉट करेक्ट? लाइट चली गई है, ठीक है। सो विच वन अबाउट द फॉलोइंग स्टेटमेंट मनी बिल इज नॉट करेक्ट? सो ये है कि राज्यसभा में डिस्कस करने का तो राइट है ही उनके पास, डिस्कस करने का राइट थोड़े ले लोगे उनसे, ठीक है। सो डिस्कस करने का राइट है, सो यही तो है, स्टेट हैज नो पावर टू डिस्कस, यानी कि यही गलत है, तो यही आंसर हो जाएगा, नॉट करेक्ट पूछा है, राइट। सो डी इज द राइट आंसर, ये भी आसान था, ठीक है। लेकिन थोड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए थी यहाँ पे कि अमेंडमेंट तो कर सकते हैं, अमेंड नहीं कर सकते, सजेशन करते हैं, या दैट्स ट्रू। अमेंड नहीं कर सकता राज्यसभा, सजेशन कर सकता है कि आप ये चीज चेंज कर लीजिए, वो चीज चेंज कर लीजिए। लोकसभा विल डिसाइड कि उसको वो अमेंडमेंट चाहिए कि नहीं, वो सजेशन चाहिए कि नहीं, वो रिकमेंडेशन चाहिए कि नहीं, ठीक है। पूरा एकदम कह सकते हैं कि
रोला है लोकसभा का। Which one of the following is not a category under which the President of India nominates members of the Parliament? ठीक है, किस कैटेगरी में नॉमिनेट नहीं करते? सो देयर आर 4 कैटेगरीज। साइंस है, लिटरेचर है, आर्ट है, सोशल सर्विस है, स्टेट सर्विस नहीं है। ठीक है, तो यही हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि क्या पूछा है, नॉट पूछा है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा डी, स्टेट सर्विस। ठीक है, बाकी लिटरेचर, आर्ट, साइंस है, सोशल साइंस, सॉरी सोशल सर्विस है, स्टेट सर्विस नहीं है। स्टेट सर्विस मतलब कि अगर आपने सरकारी नौकरी करी है तो उसके लिए आपको राज्यसभा में नॉमिनेट नहीं किया जाएगा, आपने कोई बड़ा तोप नहीं मार दिया है। ठीक है, तो इसलिए आपको नॉमिनेट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट, हाँ ये मैंने लिख दिया। आर्टिकल 80, आर्टिकल 80 कहता है कि राज्यसभा का कॉम्पोजिशन क्या होगा। ठीक है, और आर्टिकल 81 कहता है कि लोकसभा का कॉम्पोजिशन क्या होगा। जस्ट ये चुभता है कान के पीछे, चलिए कोई नहीं, वर्क इज लाइक दिस ओनली। ठीक है, सो लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस, राइट, ये 4 फील्ड्स है जहां से लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा। इसमें अक्सर स्पोर्ट्स भी डाला जाता है, क्योंकि जब सचिन को सिलेक्ट किया गया था, नॉमिनेट किया था राज्यसभा में सचिन तेंदुलकर को, तो उस समय लोगों को लगा कि ओ स्पोर्ट्स भी होना चाहिए, बिकॉज सचिन इज नोन फॉर स्पोर्ट्स ओनली। ठीक है, पर नॉट फॉर दैट, उनको सोशल सर्विस के लिए किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग। इसमें क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी देम वर द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ये बहुत ही चारों ही हैं स्पीकर रह चुके हैं, और ऐसे सवाल की तैयारी नहीं की जा सकती। अब कितना पढ़ोगे कौन कौन रह चुका है स्पीकर, अब या तो जितने भी स्पीकर रह चुके हैं सबका नाम याद कर लो। ठीक है, यही पॉसिबल है, अदरवाइज चारों हैं। हु अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। अभी हमने देखा लोकसभा स्पीकर, ठीक है, इसके पहले जस्ट हमने देखा है लोकसभा स्पीकर अपॉइंट्स द चेयरमैन। नेक्स्ट है which one of the following is not a provision related to a money bill। मनी बिल से रिलेटेड कौन सा नहीं है इसमें से? imposition, abolition, remission, alteration of regulation of any tax there है। appropriation of money out of the consolidated fund of India, ये भी है। imposition of fines by local authority for local purpose, इसके लिए मनी बिल क्यों करेंगे, लोकल अथॉरिटी बाय लोकल पर्पस। ठीक है, यही हो जाएगा। कस्टडी ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड, ये सारी चीजें हैं मनी बिल के अंदर, आप मतलब मनी बिल इन सब के लिए बनाया जा सकता है। ठीक है, पर लोकल पर्पस के लिए वाई मनी बिल। ठीक है, ये तो वैसे ही कॉमन सेंस ही हो जाएगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया requires the Prime Minister of India to furnish information related to decisions of the Council of Ministers। ये आर्टिकल 75 में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, तो 75 के आगे ए 78 होगा। यस, यहाँ शायद होगा लिखा हो। 74 डील्स विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस। 75 अपॉइंटमेंट, टेन्योर, रिस्पॉन्सिबिलिटी। 81 कंपोजिशन ऑफ लोकसभा। 81 कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा, तो 78 इसका आंसर है। ठीक है, 78 में ही लिखा है कि प्राइम मिनिस्टर को सारी बातें बतानी है, जाके सारी कहानियां बतानी है प्रेसिडेंट को कि देखो कल क्या हुआ, आज ये हुआ, आज हम वहाँ गए थे, वहाँ पे ये हुआ, वहाँ पे ये खाया। इट्स लाइक ऐसे एक मेरे दिमाग में से था पहले कि इट्स लाइक कि जो प्रेसिडेंट है ही इज़ द हेड ऑफ द हाउस, और जो प्राइम मिनिस्टर है ही इज़ द जूनियर वन जो सब कुछ रन करता है। ठीक है, सो लाइक प्रेसिडेंट इज़ लाइक योर मदर, your father and you are the one who earns everything, so you are the prime minister, your parents are the president, mother father जो भी है, and kids are the cabinet ministers। ठीक है, so it's like that only। और ये just मेरा एक कैलकुलेशन था, I was just loosely thinking something, तो मुझे लगा कि हाँ ये बढ़िया रिलेशनशिप बन रहा है। एंड एग्जैक्टली इसी चीज़ पे बीपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा एक बार मेंस में। ठीक है, सो इट्स देयर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो ये मत सोचना कि मैंने बोला कि वो तो ऐसे मजाक की बातें, नहीं, लोग ऐसा सच में देयर इज एन एलिगोरी। ठीक है, ऐसा कनेक्शन है कि इस तरीके से काम करता है ये, राइट। चलिए नेक्स्ट है
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्पीकर ऑफ लोकसभा इज नॉट करेक्ट? ये तो ज्यादा नॉट करेक्ट ही ज्यादा हमें मिल रहा है क्वेश्चन। ही शैल वेकेट हिज ऑफिस इफ ही सीजेस टू बी ए मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। ऑब्वियसली खाली करना पड़ेगा जब मेंबर ही नहीं हाउस के, तो ही में। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे, एक क्वेश्चन याद आ गया मुझे। इसी से रिलेटेड, अब आई थिंक कि इसमें आगे है कि नहीं, दैट्स नॉट, वो चीज़ मुझे ध्यान नहीं है। पर अभी मुझे ये बताइए, इस जो भी लोग देख रहे हैं, ठीक है, मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि क्या वाइस प्रेसिडेंट मेंबर है राज्यसभा के? इज ही द मेंबर ऑफ राज्यसभा? ठीक है, बस इतना बताना। अब आते हैं इस पे। Which one of the following statement about the Speaker of Lok Sabha is not correct? He shall vacate his office if he ceases to be a member of the House of the People. वो पहले member of the House of the People ही बनते हैं, then only he gets selected to the Speaker. ठीक है, so ये तो obviously सही है। He may at any time resign by writing his resignation to the President. ये गलत है। Resignation है Deputy Speaker, मैंने पहले ही बताया था। ठीक है, डेप्यूटी स्पीकर नॉट द प्रेसिडेंट, और यही गलत है, यानी यही सही होगा। ही मे बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय ए रेजोल्यूशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल पास बाय मेजोरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द हाउस। इसको कहते हैं इफेक्टिव मेंबर मेजोरिटी। जितने लोग हैं, इफेक्टिव मेजोरिटी का मतलब होता है जो वैकेंसी है उसको हटा दो, जितने लोग हैं उसकी। प्रेसिडेंट वाले केस में जितनी स्ट्रेंथ है, जितना अलॉटेड स्ट्रेंथ है, लाइक 545, तो उसके हिसाब से मेजोरिटी सेट की जाएगी। व्हाइल द ऑफिस ऑफ द स्पीकर इज वेकेंट द ड्यूटीज ऑफ द स्पीकर शैल बी परफॉर्म बाय द डिप्टी स्पीकर। सही है, सो बी इज द राइट आंसर, क्योंकि बी ही गलत है। Who among the following fixes the date of the election of the speaker of the Lok Sabha? कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, मिनिस्टर, सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट। ठीक है, क्योंकि जब तक स्पीकर नहीं चुनाए गए हैं तब तक हु इज द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव? प्रेसिडेंट। ठीक है, और अगर जब तक, मतलब मान लो कि एक एक अभी प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी है, और कल को मान लो इलेक्शन होता है, मोदी गवर्नमेंट लूजेस द इलेक्शन एंड द कांग्रेस विंस। ठीक है, कांग्रेस कम्स टू पावर, प्रेसिडेंट तो वही है, एग्जीक्यूटिव चेंजेस। तो इस एग्जीक्यूटिव का भी हेड कौन सा है? प्रेसिडेंट ही है। इसलिए एग्जीक्यूटिव चेंजेस बट द प्रेसिडेंट स्टेज देयर। ठीक है, तो इसलिए प्रेसिडेंट को इसलिए बनाया भी गया है कि सिर्फ एग्जीक्यूटिव के हेड पे के बेसिस पे हम नहीं रख सकते। कल को एग्जीक्यूटिव अगर मान लो बीच में अगर एग्जीक्यूटिव डिसॉल्व हो जाती है, किस तरीके से नॉन कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है, हार जाती है, दूसरी सरकार तब तक नहीं बनती, तब तक सारे डिसीजन कौन लेगा? ठीक है, तो इसलिए एग्जीक्यूटिव का हेड प्रेसिडेंट को बनाया गया, ताकि अगर एग्जीक्यूटिव जो नीचे लेवल पे है, जो प्राइम मिनिस्टर है एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, अगर वो एक एक फॉर ए मोमेंट, फॉर फ्यू डेज, फॉर फ्यू आवर्स अगर नहीं भी होते हैं एग्जिस्टेंस में, स्टिल समवन इज देयर to look after everything or take care to make decisions. ठीक है, so president is there, so the president of India. Next है, the electoral college of for electing the president of India does not include the which of the following? कह रहा है कि electoral college जो है for electing the president of India does not include all the elected members of Rajya Sabha, ये तो होते ही हैं elected, nominated नहीं होते। ठीक है, नॉमिनेटेड मेंबर्स आर नॉट देयर इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। लेकिन वही प्रेसिडेंट को अगर इम्पीच किया जाएगा, ठीक है, तो फिर वही नॉमिनेटेड लोग वोट करते हैं। ये बात ध्यान रखना, नॉमिनेटेड लोग इलेक्शन में वोट नहीं करते पर इम्पीचमेंट में वोट करते हैं। ठीक है, all elected members of the legislative assemblies, प्लस प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट में, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में स्टेट असेंबली से भी वोट्स आते हैं, पर प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट में उनसे वोट नहीं होता, सिर्फ पार्लियामेंट वोट करती है। ऑल इलेक्टेड मेंबर्स, क्योंकि प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट इज एन, कह सकते हैं कि जुडिशियल प्रोसेस। ठीक है, तो उसके लिए असेंबली से वोट लेना इज नॉट रिक्वायर्ड, लेकिन उनका जब इलेक्शन होता है तो इट्स लाइक रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, तो इसलिए वहां से वोट लिया जाता है स्टेट असेंबली से भी। ठीक है, ऑल इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, ऑल इलेक्टेड मेंबर्स, हाँ ये तो बिल्कुल है। ऑल मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं, काउंसिल क्योंकि हर स्टेट में काउंसिल ही नहीं है। ठीक है, तो काउंसिल आएगा कैसे? सो काउंसिल को हटा ही दिया गया, सो ओनली 1 2, नॉट है तो सिर्फ 3, नॉट पूछा है तो सिर्फ 3। ठीक है, नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पब्लिक अकाउंट्स कमिटी इज करेक्ट? पब्लिक अकाउंट्स कमिटी फिर से आ गया। द कमिटी कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 15 मेंबर्स फ्रॉम लोकसभा, 10 फ्रॉम राज्यसभा, नहीं 7 फ्रॉम राज्यसभा, 22 ही होते हैं, तो ये गलत हो गया। क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट पूछा है ना।
हाँ करेक्ट पूछा है, करेक्ट पूछा है। सो पहला गलत हो गया, तो पहला गलत हो गया तो हमें करेक्ट चुनना है। द फाइनेंस मिनिस्टर इज एन एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ द कमिटी। देखो पब्लिक अकाउंट्स कमिटी जो है, ठीक है, ये पब्लिक अकाउंट्स कमिटी जो है, ये भी आज का नहीं है, ये भी मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के साथ ही आया है, ठीक है, और तभी से है एग्जिस्टेंस में। सो उस समय फाइनेंस सेक्रेटरी होते थे इसके चेयरमैन, पर अब इज नॉट देयर, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ द कमिटी, हाँ ये तो सही है, एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ द कमिटी है ना, अ मेंबर ऑफ द कमिटी इज गिवन ए टर्म फॉर 1 ईयर ओनली, a member of the committee is given a term for 1 year, ये भी सही है। The term of the office of the member of the committee from the Rajya Sabha is extended even when they retire from the Rajya Sabha। रिटायर फ्रॉम राज्यसभा, जब वो मेंबर ही नहीं राज्यसभा के तो कैसे होगा, ठीक है। ए मेंबर ऑफ द कमिटी इज गिवन ए टर्म फॉर 1 ईयर। हाँ ये बात सही, क्योंकि हर फिर 1 साल के बाद दोबारा इलेक्शन होगा। सो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हाँ एक चीज गलत होगी यहाँ पे, एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि कोई भी मिनिस्टर इसका मेंबर नहीं हो सकता, मिनिस्टर इसका मेंबर नहीं हो सकता, तो फाइनेंस मिनिस्टर भी एक्स ऑफिशियो मेंबर कैसे होते, ये भी गलत है। अ मेंबर ऑफ द कमिटी इज गिवन ए टर्म ऑफ 1 ईयर, ठीक है, 1 साल का होता है, 1 साल के बाद आपको फिर से सिलेक्ट किया जाएगा, फिर से आपको चुना जाएगा, ठीक है, इलेक्शन होता है, उसके अंदर से चेयरमैन चुने जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, पीएससी 22 लोग, 15 लोकसभा राज्यसभा, मिनिस्टर कैनॉट बी मेंबर, ये तो मैंने पहले ही बता दिया। Which one of the following powers has not been conferred on the President of India? Appointment of Prime Minister, it is there. To decide his or discretion in any question regarding disqualification of a member of the parliament. Now, this is a really good question, man. Really good question. ठीक है, क्या पूछ रहा है? Which one of the following powers has not been conferred on the President of India? Appointment of the Prime Minister. Prime Minister का appointment तो obviously President करते हैं, so this is there. ठीक है, to decide at his or discretion any question regarding disqualification of a member of the parliament. So दो तरह के disqualification होते हैं, एक होता है आर्टिकल 1 और 2, ठीक है, 102 यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन होगा, और एक होता है 102, 120 है, 102 है, 102, हाँ यही है, 102 ही है, अगर मैं मिस कर रहा हूँ तो 120 होगा, पर आई गेस 102 है, 102 है, और एक 10th शेड्यूल है, 10th शेड्यूल है, ठीक है। सो 10th शेड्यूल में जो सारा डिसीजन है वो तो स्पीकर का है या फिर चेयरमैन का, अगर राज्यसभा का मैटर है तो चेयरमैन का है, और अगर लोकसभा का मैटर है तो स्पीकर का है। लेकिन अगर आर्टिकल 102 में डिस्क्वालिफिकेशन हो रहा है, ठीक है, सो दैट इज द डिसीजन ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। लेकिन प्रेसिडेंट भी डिस्क्रिशनरी डिसीजन नहीं होता, ही टेक्स ओपिनियन फ्रॉम द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। सो ये वाला नेक्स्ट देखते हैं, तो टू ग्रांट पार्डन टू ए पर्सन हु हैज बीन पनिश्ड, कोर्ट मार्शल, ऑब्वियसली कोर्ट मार्शल का सिर्फ प्रेसिडेंट दे सकते हैं, गवर्नर नहीं दे सकता। टू रिमूव ए जज ऑफ द हाई कोर्ट, ये भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे जो डिस्क्रिशनरी पावर है ये गलत है, और क्या पूछा है, नॉट बिन, यानी कि बी, ठीक है, बी इज द राइट आंसर, ठीक है, बी इज द राइट आंसर। आई होप कि ये क्लियर है। आपको एग्जाम हॉल में इसी तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी करना होगा, राइट right? आपको एग्जाम हॉल में ऐसे ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा, आप ऐसे या तो पूरा आप लक्ष्मीकांत रट भी नहीं सकते, ठीक है, तो आपको कुछ कॉमन सेंस भी यूज़ करना पड़ेगा, राइट, और अवेयरनेस भी होनी चाहिए कि आसपास क्या चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग भी आपको जजमेंट मेक वहाँ पे आपका जजमेंट वहाँ पे होना चाहिए, वाइल वीडिंग आउट द रॉन्ग ऑप्शंस, ठीक है, अदरवाइज डिफिकल्टी हो सकती है। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग स्पीकर ऑफ लोकसभा फॉर्मली डिसोसिएटेड फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर हिज इलेक्शन एज द स्पीकर। एक ही इंसान है अभी तक जिसने स्पीकर का इलेक्शन होने के बाद ही रिजाइंड फ्रॉम दैट पोस्ट, ठीक है, मतलब अपना मेंबरशिप छोड़ दिया था, ठीक है, लोकसभा का, एंड दिस वाज नीलम संजीवा रेड्डी, एंड आफ्टर दिस ही बिकम्स द प्रेसिडेंट, सिक्स्थ प्रेसिडेंट, ठीक है, नीलम संजीवा रेड्डी बिकम्स द सिक्स्थ प्रेसिडेंट, एंड ही इज द ओनली पर्सन हु बिकम्स प्रेसिडेंट आफ्टर बिकमिंग ए लोकसभा स्पीकर, ठीक है, दो तीन चीजें याद रखना। नीलम संजीवा रेड्डी वाज सिक्स्थ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया,
ठीक है, सिक्स प्रेसिडेंट, एंड ही इज द ओनली पर्सन हु बिकम्स प्रेसिडेंट आफ्टर बिकमिंग ए लोकसभा स्पीकर। ठीक है, सो लोकसभा स्पीकर बनने के बाद ये प्रेसिडेंट बनते हैं और ये रिजाइन भी करते हैं, तो इनका नाम काफी आता है। और देखो कभी कभी ना आपको ये पता चल जाता है कि नीलम सजीवा रेड्डी इज अ वेरी फेमस गाय, इन्होंने बहुत कुछ किया है, तो जब भी ऑप्शन में अगर टिक लगाना भी आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, यू आर गोइंग टू टेक रिस्क, गो विथ द समवन हु इज वेरी फेमस। ठीक है, दिस इज गुड चांस कि आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मैंडेट ऑफ द कमिटी ऑन एस्टिमेट्स। एस्टिमेट्स कमिटी क्या करती है? एस्टिमेट्स चेक करती है, जो भी आपने दिया है एस्टिमेट बना करके किसी भी एक्सपेंडिचर के लिए, उसको चेक करेगी कि सही है कि नहीं। ठीक है, it reports on what economies improvement in organization efficiency or administrative reform consistent with the policy underlying the estimates may be affected। सही है। It scrutinizes appropriation and finance accounts of the government, ये भी सही है। Examines reports of the CAG and whether public undertaking are run efficiently, examines bills on matters of general public interest। क्या पूछ रहे हैं? Which of the following mandate पूछा है ना, कि कौन सा mandate है। So this is the mandate, ये उनका task है। ठीक है, कि ये काम करना कि एफिशिएंसी हो रही है कि नहीं, इकोनॉमीज हो रही है कि पैसा सही से बनाया जा रहा है कि नहीं, इंप्रूवमेंट क्या सजेस्ट किए जा सकते हैं, ये सब इनका मैंडेट है। ठीक है, बाकी सब इनका काम नहीं है। द कमिटी ऑन एस्टिमेट एस्टैब्लिश 1950, 30 मेंबर्स फ्रॉम लोकसभा ओनली। ठीक है, क्योंकि ये पब्लिक का पैसे का मैटर है, तो जो भी मैटर पब्लिक है लोकसभा में वो देखेगी। ठीक है, चेयरपर्सन इज अपॉइंटेड बाय द स्पीकर, अब मिनिस्टर कैन नॉट बी अ मेंबर। ठीक है, नेक्स्ट है, which one among the following motions cannot be made while introducing an ordinary bill in the parliament? Which of the following motions cannot be made while that the bill be taken into consideration? ठीक है, ये तो कर ही सकते हैं। दैट द बिल बी सर्कुलेटेड फॉर द पर्पस ऑफ एलिसिटिंग पब्लिक ओपिनियन, ये भी कर सकते हैं। दैट द बिल बी रेफर टू ए सेलेक्ट कमिटी, ये भी कर सकते हैं। दैट द बिल बी रेफर टू ए जॉइंट कमिटी ऑफ द हाउस विदाउट द कंकरेंस ऑफ द अदर हाउस। जब कॉमन सेंस करो, अगर अदर हाउस जो अपर हाउस है या फिर लोअर हाउस है, मतलब मान लो राज्यसभा से कोई बिल इनिशिएट होता है और वो ज्वाइंट कमिटी को भेज दिया जाता है विदाउट कंकरिंग द ओपिनियन ऑफ द लोकसभा, कैन इट हैपन? इट कैनॉट हैपन, राइट? सो डी इज द राइट आंसर। मुझे सवाल तो पहली बार में समझ ही नहीं आया कि आखिर कहना क्या चाहता है, बट व्हेन आई वेंट थ्रू द ऑप्शंस मुझे लगा कि डी इज द राइट आंसर, क्योंकि यही तो एक है बेतुका सा। Which of the following statements about the composition of parliament is not correct? Parliament का composition पूछ रहे हैं। Representation of the states in Rajya Sabha are elected directly by the people। अरे यार क्या सवाल है, क्या सवाल है भैया, नॉट करेक्ट पूछा है और पहला ही आंसर मिल गया हमें। डायरेक्टली नहीं होता ना लोकसभा राज्यसभा में, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है राज्यसभा में। ठीक है, सो पहला ही गलत हो गया। रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द यूनियन टेरिटरीज इन लोकसभा आर चोजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन, ये भी सही है। राज्यसभा हैज 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स, लोकसभा हैज सीट्स रिजर्व फॉर एससीज एंड एसटीज। एससीज के लिए 84, एसटीज के लिए 47 लिख दिया मैंने। राज्यसभा ओरिजिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है, ये मैंने पहले जस्ट अब बताया था आपको। आर्टिकल 80 कॉम्पोजिशन ऑफ द राज्यसभा बताता है, आर्टिकल 81 कॉम्पोजिशन ऑफ लोकसभा बताता है। 84 सीट्स रिजर्व फॉर एससी, एसटी के लिए 47 सीट्स रिजर्व्ड है। ठीक है, वहां से सिर्फ जो कैंडिडेट होगा वो सिर्फ या तो एससी हो सकता है या एसटी हो सकता है, कोई दूसरा कैंडिडेट नहीं हो सकता। ठीक है, ये सारा डिटेल वहीं से आया है। बाइकैमरल लेजिस्लेचर एट द सेंटर लेवल 1921 में स्टार्ट होता है। 19 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से आता है। 60 मेंबर्स होते हैं, 5 ईयर टर्म होता है। 34 इलेक्टेड हैं, 26 नॉमिनेटेड हैं, एंड गवर्नर जनरल के पास ओवरराइडिंग पावर थी इस समय। ठीक है, 1947 से, अब ये भी देख लो, 1947 से 52 यूनिकैमरल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यूनिकैमरल होती है 1947 से 52 में। 3 अप्रैल 1952 को काउंसिल ऑफ स्टेट वाज ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूटेड, यानी कि जो अपर हाउस है, 3 अप्रैल 1952 को। 13 मई को पहली मीटिंग होती है, फर्स्ट मीटिंग 1952 को। ठीक है, और 23 अगस्त 1954 को हिंदी नाम इसका राज्यसभा अडॉप्ट कर लिया जाता है। इनिशियली राज्यसभा नाम नहीं होता। ठीक है, सॉरी, इनिशियली राज्यसभा नाम नहीं होता, ये बाद में इनका नाम आता है। सो दिस इज 23 अगस्त 1954 राज्यसभा नाम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप ये सारे पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लेना। ठीक है, हमारे टेलीग्राम पे सारा मिल जाता है। अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस इज मूव्ड अगेंस्ट
एन इंडिविजुअल मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, बस। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नो कॉन्फिडेंस मोशन है, प्राइम मिनिस्टर, पॉलिटिकल पार्टी, सब कुछ नहीं, बेकार की बातें हैं। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट। अगेन नॉट करेक्ट पूछा है। ही इज नॉट एलिजिबल फॉर री इलेक्शन, ये गलत है, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट इज एलिजिबल फॉर री इलेक्शन, ठीक है, तो ये गलत है। उसके बाद ही मस्ट बी लेस देन 35, ऑब्वियसली, क्योंकि देखो वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होगा उसके लिए क्राइटेरिया यही होता है कि उनका जो क्वालिफिकेशन है वो राज्यसभा में एंट्री की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो राज्यसभा में एंट्री का क्वालिफिकेशन ही है 35, ठीक है। ओह वेट अ मिनट, राज्यसभा में क्वालिफिकेशन द मिनिमम एज इज 30 नॉट 35, लोकसभा में 25, ठीक है, और पंचायत में 21, ये चीज ध्यान रखना है। पर प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के लिए 35 है, तो ये सही है। ही इज इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ये भी सही है। हिज टर्म इन ऑफिस ऑफ 5 years, क्या पूछा है, नॉट करेक्ट, अच्छा तो पहला ही तो हो गया, पहला ही हो गया, ठीक है, बाकी सारे सही है। 35 एज फॉर वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा के लिए जो एज है वो 30 years है, लोकसभा के लिए जो एज है वो 25 है, ठीक है, दिस इज इट। पंचायत के लिए 21। आर्टिकल 63 to 71 पार्ट 5 में वाइस प्रेसिडेंट की बातें लिखी गई है, जिसमें आर्टिकल 63 में लिखा गया है, तो ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इंस्पायर्ड बाय द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, मतलब जो आइडिया है वो यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट से लिया गया है। Which among the following is not a condition for the disqualification of a member of parliament? Disqualification of a member of parliament, ठीक है। The voluntary acquisition of citizenship of a foreign country, ये तो अच्छा नॉट पूछा है ना, तो ये तो है ही, आप किसी दूसरी कंट्री का सिटीजनशिप ले लोगे तो ऑब्वियसली आपको हटा दिया जाएगा, ठीक है। होल्डिंग ऑफिस ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, अच्छा ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो पूछा जा रहा है एक्चुअली कि कौन सा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है कि नहीं, तो ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं आता। द मेंबर एब्सटेन्स फ्रॉम वोटिंग इन द हाउस विदाउट प्रायर परमिशन, ऑब्वियसली आपको इस पे रिजेक्ट मतलब बाहर कर दिया जाएगा। द मेंबर होल्ड्स द ऑफिस ऑफ द चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द नेशनल कोल डिपार्टमेंट, ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आएगा, ठीक है। सो क्या पूछा जा रहा है कि नॉट ए कंडीशन, ये नहीं है, ये नहीं है, ठीक है, ये नहीं है, इसका मतलब यही आपका सही आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। अगर बी होता है, अगर आप नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के चेयरमैन बनते हैं या फिर मेंबर भी बनते हैं, स्टिल यू आर नॉट होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, सो इन दैट केस यू विल नॉट बी disqualified from being a member of the parliament. Article 102, yes, I'm right, I was right that time. Article 102 disqualification of an MP, ठीक है। दूसरा है आर्टिकल सॉरी सेक्शन 10 शेड्यूल 10 एंटी डिफेक्शन लॉ, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड से ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आपको होल्ड नहीं करना है। अनसाउंड माइंड के नहीं होने चाहिए, यानी दिमाग आपका ठीक चलना चाहिए, शार्प रीजनिंग होनी चाहिए, ठीक है। बस वो अलग बात है कि दिमाग में कूड़ा भरा हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, पर माइंड चलना चाहिए। अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, यानी कि ऐसा इंसान ना हो कि जिसके पास कर्जा बहुत है, ठीक है। इंसॉल्वेंट मतलब कि जो बैंकरप्ट हो चुका है, ठीक है। अनडिस्चार्ज मतलब कि अगर आपने किसी का पैसा ले रखा है तो आपने पैसा लौटाया है कि नहीं, दैट इज द मीनिंग। सीज टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, आप इंडिया के सिटीजन ही नहीं रहे तो ऑब्वियसली आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। डिस्क्वालिफिकेशन अंडर एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। नेक्स्ट है, which of the following statements are correct? Speaker may permit any member to address the house, address the house in his or mother tongue if he she if he she mother tongue uh, if his her mother tongue is, God क्या लिखा है, if he she cannot adequately express in Hindi or English, अगर हिंदी इंग्लिश में नहीं बोल सकते तो मदर टंग में भी बोल सकते हैं, सो दैट इज ट्रू, ठीक है। आपको लोकसभा में किसी भी लैंग्वेज में बोलने की आज़ादी है, यू जस्ट हैव टू इन्फॉर्म इट इन एडवांस सो दैट ट्रांसलेटर वहाँ पे एक्चुअली होते हैं, ट्रांसलेटर जो ट्रांसलेट करे पब्लिक को, जो लोग भी दूसरे लैंग्वेज वाले हैं उनको ट्रांसलेट करके सुनाएंगे, ठीक है। ब्रिटिश ऑफ बिजनेस ऑफ द पार्लियामेंट्री कमेटी इज ट्रांजैक्टेड इधर इन हिंदी और इंग्लिश, दैट इज ट्रू, ठीक है। द मिनट्स ऑफ पार्लियामेंट का मतलब कि पार्लियामेंट के जो डिटेल्स हैं, जो भी बिजनेस हुआ उस दिन, जो भी बातें हुई, उसका जो शॉर्ट हाइलाइट्स हैं,
मिनट्स मतलब हाइलाइट्स, मिनट्स ऑफ द पार्लियामेंट कमेटी आर प्रिपेयर्ड इनवेरिएबली हिंदी इंग्लिश, ये भी सही है। तो तीनों ही सही है, ठीक है, सारे काम हिंदी इंग्लिश में होते हैं। अगर आपको पास आप नहीं बोल पाते हैं हिंदी या इंग्लिश में, देन यू कैन स्पीक इन एनी लैंग्वेज, इवन इन योर मदर टंग, द पर्सन देयर इज, पीपल आर देयर टू ट्रांसलेट इन योर लैंग्वेज। ये सारी बातें आर्टिकल 120 में लिखी गई है कि कौन सा लैंग्वेज यूज किया जाएगा, ठीक है। ऑल दिस थिंग्स आर इन आर्टिकल 120, इसलिए मुझे कंफ्यूजन हो रहा था कि क्या हो गया। ओके, विच वन अमंग द फॉलोइंग is the largest state in terms of seats in Rajya Sabha? Now this type of questions देख लो, यहाँ पे आंध्र प्रदेश का 11 है, बिहार का 16, 10, 12। अब इसमें देखो, जिसकी जितनी आबादी उतना हक, ठीक है। राहुल गांधी का बयान था जितनी आबादी उतना हक, और जब डिलिमिटेशन आ रहा है तो उसके बाद अब ये लोग काफी शोर मचा रहे हैं, भाई जिसकी जिसकी जितनी आबादी उतना हक तो होना ही चाहिए, तुम लोग चिल्ला रहे थे, ठीक है। तो बिहार की आबादी ज्यादा है तो दो इसको और सीट्स, व्हाट्स द मैटर, ठीक है। ये द प्रॉब्लम इज, द प्रॉब्लम विद दिस थॉट प्रोसेस इज दैट, एंड ये अभी का नहीं है, ये बहुत पहले से चल रहा है। केशव चंद्र सेन was associated with Brahmo Samaj, and he was against child marriage and all these things, and he himself married his daughter at the age of 13 to the Maharaja of Coach Bihar. Right, so all this rational thinking and all just immediately disappears the moment it goes against your interest, ठीक है। सो अभी ये जितनी आबादी उतना हक वाला देखते हैं कब तक चलता है। नेक्स्ट है, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट स्टेट इन, हाँ ये तो हमने कर लिया, बिहार है भैया, इसके ज्यादा पॉपुलेशन तो ज्यादा सीट्स। नेक्स्ट है, आई थिंक लास्ट ही है शायद, द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ऑफ इंडियन पार्लियामेंट स्क्रूटिनाइजेस, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी क्या करेगी, अकाउंट्स देखेगी, रिपोर्ट ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर, सीएजी, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, सीएजी का रिपोर्ट देखेगी और क्या करेगी। Which one of the following bills cannot be first introduced in Rajya Sabha? मनी बिल, ठीक है, मनी बिल भी राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते आप। एंड दैट्स इट। यहाँ पे हमने देखे कुछ 30 क्वेश्चंस देखे हैं, और अब हो सकता है कि अगले सेशंस में हम इससे भी लंबे सेशंस करेंगे और ज़्यादा क्वेश्चंस लेके आएंगे ताकि इसको जल्दी जल्दी क्विकली ख़त्म किया जा सके, बिकॉज वी हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू डू, ठीक है। सो हम उस तरीके से आगे बढ़ेंगे ताकि जल्दी जल्दी इसको ख़त्म किया जाए। एंड आई होप कि आपके लिए यूज़फुल हो रहा है जो भी डिस्कशन यहाँ पे होता है, जो भी सोल्यूशन बताया जाता है, जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके लिए मैं लेके आता हूँ। सो if it is useful for you, leave it a comment. मुझे comments देख के अच्छा लगेगा if I see anything that goes in my favor, जो मेरे बारे में अच्छी बातें करे तो आई एम जस्ट जोकिंग। जो भी अच्छा लगे आपको बुरा लगे, यू कैन कमेंट सो दैट मुझे पता चले कि कैसा जा रहा है, ठीक है। इट इज़ हेल्पिंग यू और नॉट, इज इट इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, इज गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन, ये सब कुछ मुझे पता चलेगा तभी व्हेन यू गाइस कमेंट। और बाकी अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं, राइट। एंड विल कीप ऑन मूविंग विद दिस एंड विल इंक्रीज द पेस इटसेल्फ सो दैट वी कैन कंटिन्यू with we can include more questions in the future, because your exam is on exam is very close. So with this I'm signing off, see you in the next video, take care, bye bye.